हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम सेकंड पार्ट जो 8 चॅप्टर आपण स्टार्ट केला होता, दॅट इज बायोटेक्नॉलॉजी. त्यामध्ये पहिल्यांदा स्टीम सेल घेतलाय आपण. त्यानंतर सेकंड पार्ट स्टार्ट झाला होता. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ स्टीम सेल अँड देअर ऑल एप्लीकेशंस. नाउ सेकंड पार्ट इज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें उसके एम, वेरियस एरियाज और बेनिफिट दिए थे. एंड देन वी स्टार्ट द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आज ये सेकंड पार्ट जो है दैट इज कमर्शियल एप्लीकेशन. एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट दैट इज कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट दिया है हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. शॉर्ट पॉइंट दिया है. डिटेल अगर आपको देखना है तो जैसे एट द लास्ट ऑफ टुडेज क्लास में बताऊंगा. और इसके बाद फिर जनरल जो इवोल्यूशंस हुए, चाहे वाइट रिवॉल्यूशन हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये तीनों हमको दिए अलॉन्ग विथ सम अगेन फैक्ट्स एंड टेक्निक रिगार्डिंग टू द फार्म और ॲग्रिकल्चर हम बोल सकते. सो आज आपण लास्ट टॉपिक घेऊन घेऊ. तर जो लास्ट व्हिडिओ होता त्यामध्ये आपण घेतो होता बायो रिमेडिएशन. ॲक्च्युली दॅट पार्ट विच इज एक्चुअली द फोर्थ पार्ट. कमर्शियल एप्लीकेशन में फोर्थ पार्ट हमने स्टार्ट किया था, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम regarding to environment, and the special problems are about solid waste management. तो solid waste का और उसका जो डिस्कार्डेशन होता है, उससे जो वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, वो पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें एक लास्ट टॉपिक आया था बायो रीमेडिएशन. यस, लास्ट टॉपिक इज बायो रीमेडिएशन, जिसकी डिफाइन हमको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है एग्जाम्पल ऑफ बायो रीमेडिएशन. सो व्हाट इज बायो रीमेडिएशन? Simply it is the process of absorption or destruction. It is the process of absorption or destruction of harmful chemical or pollutant. क्योंकि ये जो pollutants होते हैं which cause the pollution, ये harmful होते ही है. तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई plants या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूज किया to absorb that pollutant or harmful chemical or to destroy it, ये जो भी pollutants हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, जिसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ये सभी हार्मफुल केमिकल या पोल्यूटेंट को एब्सॉर्ब करने की प्रोसेस या उसको टोटली डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस यूजिंग आइदर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो रिमेडिएशन. क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, बायो मीन्स लिविंग थिंग एंड रेमेडी. सो रीमेडिएशन का मतलब वहाँ पे रेमेडी वर्ड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी हम ये प्रोसेस से कर रहे हैं. अगर इसमें माइक्रोब यूज होते हैं, दैट इज सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स, तो इसको कहा जाता है बायो रीमेडिएशन. लेकिन अगर इसके लिए प्लांट को हमने यूज किया तो उसको हमने नाम दिया था फाइटो रीमेडिएशन. यस, फाइटो रीमेडिएशन. तो उसके कुछ एग्जाम्पल हमको दिए. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक, एग्जाम्पल ऑफ बायो रीमेडिएशन. अब किस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट्स है, उसको यूज किया जाएगा टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स और यस एनी टाइप ऑफ केमिकल. तो ऐसे बहुत सारे केमिकल या पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एक तो सॉइल में आपको मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे. तो इनको सबको डिस्ट्रॉय करना या उसको समझो एब्सॉर्ब करना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे फूड चेन में एंट्री करते हैं. बाय मीन्स ऑफ सॉइल अगर है तो वो प्लांट के बॉडी में जाएंगे एंड थ्रू प्लांट बॉडी वो हमारे फूड चेन में एंट्री करेंगे. दैट कॉज द वेरियस सीरियस प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल, जिसमें कैंसर होता है या डाइजेस्टिव ब्लॉकेज हो सकते हैं. इसीलिए ये जो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है या पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको यहाँ से डिस्ट्रॉय करना है. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज देयर. नाउ सी द बैक्टीरिया नोन एज स्यूडोमोनास. एक स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया होता है. ओके, इट इज यूज्ड टू क्लीन द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर. अब बहुत बार इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होती है वहाँ से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, उसके बाद और भी बाकी टाइप के ऑयल पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो ऑयली है. अब जनरली ये हाइड्रोकार्बन या ऑयली पोल्यूटेंट्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉइल में डाल देंगे या फिर वाटर में डाल देंगे. अगर सॉइल में उसको ऐड किया तो इट क्रिएट द सॉइल पोल्यूशन, एंड इफ वी ऐड इन द वाटर और वाटर बॉडीज देन इट शुड बी देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो जहाँ भी ऐसे ऑयल पोल्यूटेंट्स या हाइड्रोकार्बन रहेंगे वहाँ पे स्यूडोमोनास, पी साइलेंट है वहाँ पे, स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो सॉइल या फिर अगर वाटर है और अगर उसमें हाइड्रोकार्बन या ऐसे कोई भी ऑयल पोल्यूटेंट्स है तो उसको ये एब्सॉर्ब कर लेंगे, सो दैट
दैट सॉइल और वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड। सो रिमेंबर, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ऑयल पोल्यूटेंट या हाइड्रोकार्बन का एब्सॉर्ब करने वाला बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। नाउ सेकंड, फॉर्न टेरिस विटाटा। फॉर्न मतलब ये प्लांट है, आपको पता है लास्ट ईयर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा, तो जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप था, तो टेरिडोफाइटा में हमने फर्न पढ़े थे, नेफ्रोलेपिस। तो फर्न मतलब जिसकी हाइट बहुत कम होती है और जो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह बढ़ते हैं उसको जनरली फर्न कहा जाता है। ये जो प्लांट है इसका नाम है टेरिस विटाटा, फिर से पी साइलेंट है। सो द प्लांट और फर्न नेम एज टेरिस विटाटा इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। अब सॉइल में नॉर्मली बहुत से अलग अलग, जैसे खेती हम करते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ सॉइल पाई जाती है, तो कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ के सॉइल में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिलता है। नाउ आर्सेनिक इज़ वेरी हाईली पॉइजनस। ये सबसे दुनिया का डेंजरस पॉइजन माना जाता है एज पर नेचुरल पॉइजन इज कंसर्न। अब ये आर्सेनिक अगर हमारे सॉइल के थ्रू हमारे फूड चेन में आ गया तो ये हमको वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर कॉज करेगा, स्पेशली स्टमक कैंसर एंड डाइजेस्टिव ब्लॉकेज। अगर बार बार हम आर्सेनिक वाला फूड कंज्यूम कर रहे हैं सो इट कॉज द कैंसर। तो इसके लिए अगर सॉइल में आर्सेनिक होता है, जहाँ सॉइल में आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे सॉइल में टेरिस विटाटा नाम का जो प्लांट होता है उसको ग्रो किया जाता है। और ये प्लांट क्या करता है, तो ये आर्सेनिक सॉइल में से एब्सॉर्ब करेगा सो दैट ये हमारे फूड चेन में एंट्री नहीं करेगा एंड वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द कैंसर। सो टेरिस विटाटा फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ आर्सेनिक। नाउ जीएम वेराइटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड। अब हमारे इंडिया में मस्टर्ड की तो बहुत सारी वेराइटी है, लेकिन उसमें से एक वेराइटी को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। किस लिए? ताकि उसने बायो रिमेडिएशन करना चाहिए या फिर फाइटो रिमेडिएशन करना चाहिए। क्या किया हमने? जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड एब्सॉर्ब द सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। अगेन वन ऑफ द वेरी हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल और सब्सटेंस बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, सेलेनियम। ये सेलेनियम भी कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक जिसको वर्ड दिया जाता है। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। ओके, तो ये जो इंडियन मस्टर्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, मतलब इसको हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया कि जहाँ जो भी सॉइल में अगर सेलेनियम है और अगर सेलेनियम के सॉइल में हमने ये पर्टिकुलर इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी लगा दी जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली, तो वो सॉइल से पूरी तरीके से सेलेनियम एब्सॉर्ब करेगा। फिर से वो सेलेनियम एब्सॉर्ब होने की वजह से हमारे फूड चेन में नहीं आएगा एंड अगेन वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कैंसर। सो इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी फॉर सेलेनियम। नाउ नेक्स्ट इज सनफ्लावर। नॉर्मली जो हम देखते हैं हमारे यहाँ का भी, इसको कोई मॉडिफाइड नहीं किया गया। नॉर्मल वैरायटी, इंडियन वैरायटी ऑफ सनफ्लावर हैव द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब द यूरेनियम एंड आर्सेनिक। तो फिर से जो मिट्टी में जो सॉइल में आर्सेनिक या यूरेनियम ज़्यादा है, ऐसे जनरली एरिया में जो खेती की जाती है तो वहाँ पे सनफ्लावर को उगाया जाता है, सनफ्लावर को ग्रो किया जाएगा सो दैट सनफ्लावर कैन एब्सॉर्ब द यूरेनियम एंड आर्सेनिक। देन एक बैक्टीरिया है, नाम थोड़ा सा खतरनाक है, डेइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ओके, मैंने आपको इसके पहले भी कोकस ग्रुप पढ़ाया था, तो ये उसी स्पेसीज का एक एग्जांपल, दैट इज डेइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। अब इसका नाम एक्चुअल है डेइनोकोकस, इसको वर्ड लगाया गया है एक्स्ट्रा, रेडियोड्यूरेंस। अब आपको पता है रेडिएशंस होते हैं जनरली, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जहाँ पे यूरेनियम का या बाकी सभी रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में टेंडेंसी है टू इमिट द रेज एंड दैट रेडियो एक्टिव रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑर्गन को अगर बार बार एक्सपोज हमने किया तो ये पूरी तरीके से खराब कर देगा। वहाँ के सेल को किल करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाईली एनर्जेटिक होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें होती है और ये बॉडी में से बहुत इजीली पेनिट्रेट करते हैं या फिर बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डेइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। इसमें एबिलिटी है कि ये अगर कहीं भी इसको ये मिल गया अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये उससे निकलने वाले रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है या उसको रेजिस्ट करेगा, ताकि ये रेडिएशन बाकी सॉइल में ना फैले, क्योंकि सॉइल में गया तो फिर से प्लांट में आएगा और प्लांट के थ्रू फूड चेन में हमारे बॉडी में एंट्री कर सकता है। तो द बैक्टीरिया नोन एज डेइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, इट इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो रेज निकलते हैं, रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, उसको ये रेजिस्ट करता है, मतलब उसको एब्सॉर्ब करता है, ताकि ये
मतलब अभी एग्जाम्पल दिया कि भाई इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बायो रिमेडिएशन. नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड variety of that same, that is the Deinococcus radiodurans, it is used to absorb the radiation from radioactive debris. अब radioactive debris क्या है? तो जो भी इंडस्ट्री में रेडियोएक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो यूज होने के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो या फिर जैसे आपको पता है ये एक्सरे वगैरह मशीन बनती है, तो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये सब यूज किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट. अब ये जो ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको यूज करने के बाद उसका भी कचरा निकलता है, और वो कचरा जहाँ हम फेंकते हैं या फिर उसका जो कचरा रहेगा, द डिस्कार्डेड मटेरियल और यू कैन से द सॉलिड वेस्ट विच कंटेन यस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिब्रीज. रेडियो एक्टिव डिब्रीज मतलब सिंपली सीधे लैंग्वेज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला कचरा. अब ये कचरे में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से वो कचरे में से भी रेज निकलते हैं. तो जनरली ये डेइनोकोकस रेडियोड्यूरंस जो है, इसको हमने मॉडिफाई किया और थोड़ा सा इम्प्रूव किया, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये रेडियो एक्टिव डिब्रीज या उसका कचरा निकले, वो कचरे में इसको डाल दिया जाता है और उससे निकलने वाले जो रेज है उसको ये रेजिस्ट करता है या फिर फैलने नहीं देता इन द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, एंड वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द हार्म कॉज ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा गया, दैट इज डेइनोकोकस रेडियोड्यूरंस. एंड लास्ट है ग्रासेस. जैसे घास वगैरह हम देखते हैं तो उसमें कुछ 2-3 नाम दिए. एक है अल्फाफा, अल्फाल्फा, ओके. सेकंड है क्लॉज, मतलब जो लौंग का पेड़ होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉज प्लांट. क्लोवर लीफ मॉडल हमने पढ़ा था टीआरएनए का, सॉरी यस टीआरएनए. हाँ. एंड राई. अब राई मतलब कैसा है, जैसे मोहरी होता है कि नहीं, मोहरी, उसके जैसे बारीक बारीक ऐसे दाने उसको प्रोड्यूस होते हैं. और ये सभी ग्रासेस है, मतलब बहुत हाइटेड नहीं बढ़ते, जैसे घास बढ़ती है उस तरीके से. 3 अल्फाल्फा, राई एंड तीसरा दिया है क्लोवर लीफ या फिर क्लोवर प्लांट. दैट 3 ग्रासेस हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट द फाइटो रिमेडिएशन. इनमें भी एबिलिटी है कि अगर सॉइल में जहाँ पे भी इनको लगाया जाए और अगर वहाँ पे कुछ ऑयल नॉर्मल पोल्यूटेंट्स है या फिर कोई केमिकल अगर प्रेजेंट होता है सॉइल में, तो ये पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करते हैं एंड कैरी आउट द फाइटो रिमेडिएशन. सो दैट इज अबाउट द example of bioremediation. Now second last part, use of biotechnology in food biotechnology, मतलब फूड प्रोडक्ट में. तो ये ओल्डेस्ट वाला है, इसके बारे में हमको बहुत सारा पढ़ना है, सबको पता है ये, और ये पढ़ना है हमको 7 चैप्टर में. क्लियर. इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे नाउ फूड बायोटेक्नोलॉजी में, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, या फिर पूरा आपने 7 चैप्टर का रेफरेंस लिखा तो भी चलेगा. इट इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आज है लेकिन पुरानी भी थी. मतलब जैसे दही वगैरह हम बनाते थे, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे भी हमने बैसिलस, लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया था. तो ये उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया. ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कैन यूज द माइक्रोब टू प्रोड्यूस द वेरियस फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट. अलग अलग फूड को प्रोड्यूस करने के लिए यूजिंग यस फर्मेंटेशन या फिर मिल्क प्रोडक्ट होते हैं. तो ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी तो यूज़ होती ही थी, ये उसके बारे में है. लेकिन आज हमने उसी ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रोब है, उसको हमने मॉडिफाई किया, और दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. जिसको हमने और ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो हमने किया है. लेकिन ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मल या जनरल जो बैक्टीरिया थे उसका यूज़ किया जाता था, आज भी हो रहा है. एंड वेरियस मिल्क प्रोडक्ट एंड जनरल फूड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस यूजिंग दैट माइक्रोब. दे आर द ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, योगर्ट एंड विनेगर. तो ये सभी आपको डिटेल में पढ़ना है 7 चैप्टर में. तो सिंपली हम इतना बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज द यस माइक्रोब, एंड दैट इज टू प्रोड्यूस द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. एंड नाउ लास्ट टॉपिक, ये आपको डिटेल नहीं दिया है, लेकिन ये डिटेल थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा. तो एक काम कीजिए, जो है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी, जितना हमको 10th में दिया है. अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो है 12th क्लास का, तो उसमें आप सर्च करो DNA फिंगरप्रिंट, तो पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, अगर किसी को इच्छा है पढ़ने की डिटेल में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वैसे यूज से ये पता चलेगा आपको. नाउ सी व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंट. तो जनरली ये जो थंब इम्प्रेशन होते हैं ना अपने, ये तो फिंगरप्रिंट है, लेकिन हम ओनली फिंगरप्रिंट की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द DNA फिंगरप्रिंट. अब सबको पता है कि हमारे सबके बॉडी में DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड DNA इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. जितने भी लिविंग थिंग है सब में DNA एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट वायरसेस. अब ये जो DNA में जो सीक्वेंस होता है, यू नो अबाउट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन,
तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए में। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको पहले बता देता हूँ कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग इसके पहले हुए, आज जो प्रेजेंट है और आगे आने वाले सालों में जितने भी प्रोड्यूस होंगे, सभी का डीएनए अगर चेक किया जाए तो 99.9% सीक्वेंस सेम है। आपके मेरे सब पूरे दुनिया में जितने लिविंग थिंग की बात करें, नॉट ओनली ह्यूमन, सभी का 99.9% डीएनए सेम होता है। वो डीएनए सीक्वेंस सेम होता है। ओनली 0.1% डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एंड दैट इज इट्स ओन आइडेंटिटी। मतलब जैसे मेरे बॉडी का अगर डीएनए फिंगरप्रिंट निकालना है तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने 9th में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में फिर से वो भी आप 12 के यूट्यूब पे जाओ, वो आपको समझ जाएगा। तो सिंपली व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट, तो जो हर व्यक्ति का बोलो या हर लिविंग थिंग का बोलो, हम ह्यूमन की बात करें इसलिए ह्यूमन के बारे में बोलेंगे, हर ह्यूमन का एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है। मैं डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। जो यूनिक बोला मैंने, यूनिक मतलब क्या, तो वो डीएनए सीक्वेंस उसी में रहेगा। मतलब मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब मेरे बॉडी में पूरा जितना भी डीएनए है उसमें से वो 99.9% निकाल दिया जाए तो जो 0.1% बचेगा वो मेरे बॉडी में ही है। वो सीक्वेंस आपको बाकी दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग में नहीं दिखेगा। एंड दैट इज 0.1% डीएनए सीक्वेंस ऑफ माय डीएनए इज माय ओन आइडेंटिटी। अब मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन अगर क्या कहेंगे हम, लिविंग थिंग की ओन आइडेंटिटी की अगर बात करें तो उसके लिए ये 0.1% देखा जाता है। एंड दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग थिंग। क्लियर? बाकी 99.9% सेम रहेगा। डिटेल आप यूट्यूब पे देख सकते हो। नाउ सी, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। अब ये किसकी बात हो रही है, वो 0.1% की, बाकी तो सेम है। तो ये यूनिक जो होता है पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट। ओन आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश यूजिंग इट्स ओन डीएनए। अब वो जो उसका नॉर्मल डीएनए होता है उसमें से ये 0.1% जो हम यूनिक सीक्वेंस निकाल लेते हैं, उसी से उसकी ओन आइडेंटिटी बनेगी। मतलब ओवरऑल अर्थ पे भाई चेतन सर कौन है, तो नाम से नहीं, तो वो डीएनए सीक्वेंस है, क्योंकि वो पूरे दुनिया में एक ही रहेगा, मैं ही रहूंगा। मेरा डीएनए वो सीक्वेंस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मैं पूरे अर्थ पर जितनी अर्थ की टोटल लाइफ है, अर्थ की जितनी एज है, वो अर्थ पे 7 बार आ सकता हूँ। रिपीटेड 7 टाइम्स ओनली। आप बोलेंगे सर 7 टाइम कैसे, मतलब जैसे गांधी जी होके गए तो हो सकता है मैं वो टाइम में हूँ, तो वो डीएनए और मेरा डीएनए बिल्कुल सेम रहेगा। इवन डीएनए फिंगरप्रिंट भी सेम रहेगा। डिटेल इन यूट्यूब, ओके। बहुत है डिटेल उसमें, क्योंकि ये हमको आज कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की या हर ह्यूमन की या हर प्लांट की जो उसकी ओन आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट। तो मैंने लिखा हूँ, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द एनी पर्सन यूजिंग इट्स दैट पर्टिकुलर यूनिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यस, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एनी लिविंग थिंग यूजिंग इट्स ओन दैट यूनिक डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके यूज क्या है, तो बहुत सारे यूज है, यहाँ पे 3-4 ही दिए। एक तो फॉरेंसिक साइंस। अब फॉरेंसिक साइंस आपको पता है, जैसे ये अपना ये दया वाला पता है ना, सीआईडी। हाँ, सीआईडी है, सीबीआई है, तो ये जो भी फोरेंसिक साइंस होते हैं वहाँ पे स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंट यूज की जाती है। सेकेंडली, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। अब कोई मर्डर हुआ या फिर कोई वारदात हुई तो वहाँ पे जो क्राइम जिसने किया, तो वो क्राइम करने वाले क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है, इट इज डीएनए फिंगरप्रिंट। एंड आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड। अब डिस्प्यूटेड केस होते हैं, जैसे आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन जैसे मर गया तो उसको मार दिए थे, तो वो लाश भाई उसी की है क्या, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किए, यूजिंग डीएनए। उसका डीएनए फिंगरप्रिंट लिया गया। बहुत बार बर्निंग केस हो जाती है, मतलब बुरी तरीके से जल जाते हैं लोग, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती भाई किसकी लाश है, तो ऐसे टाइम में उसके पेरेंट्स से डीएनए निकाल के और ये जो लाश होती है उसके डीएनए से मैच किया जाता है। आपको पता है ये डीएनए मैचिंग वगैरह, ये डीएनए मैचिंग एक्चुअली जो होता है दैट इज नथिंग बट द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हमारे यहाँ आज बहुत सारे अलग अलग शहरों में ये सब हो रहा है, लेकिन जो यूनिक ब्रांच है वो दिया है, रिसर्च इज परफॉर्म इन द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में अभी फिलहाल है। आफ्टर 10th या 12th आप फोरेंसिक साइंस अगर आप लेते हो तो आपको यहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी एक यूज़ था
बायोटेक्नोलॉजी का इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? दैट इज अबाउट टुडेज पार्ट। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का वो हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी होगा, चाहे ऑनलाइन या यूट्यूब। ओके।